नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, हिमाचल से मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना राउत ने सभी अफवाहों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि वे बीफ नहीं खाती हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मैं बीफ या किसी प्रकार के रेड मीट का सेवन नहीं करती। मेरे बारे में पूरी तरह से बेबुनियाद अफवाहें फैलाई जा रही हैं जिनमें तारीख भी सच्चाई नहीं है। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि मैं पिछले कई वर्षों से यौगिक और आयुर्वेदिक जीवन की वकालत कर रही हूं और अब मेरी छवि खराब करने की रणनीति बनाई जा रही है। वह बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली है। मेरे लोग मुझे जानते हैं, वे इस बात को जानते हैं कि मुझे हमेशा से ही हिंदू होने पर गर्व रहा है और फिर मेरे लोगों में कोई गुमराह नहीं कर सकता। जय श्री राम। बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र में के नेता विजय वेट्टीदार पर बीजेपी ने निशाना साधा था। दरअसल महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष ने अपने बयान में कंगना राउत पर बीफ खाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि कंगना को बीफ खाना पसंद है और अब बीजेपी में उन्हें मंडी क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा है। इससे पहले कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना राउत के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट किया था। हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि यह पोस्ट नहीं किया गया है, बल्कि किसी और ने उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर इस तरह का विवादास्पद टिप्पणी की है। अगली खबर, दिल्ली उत्पादन शुल्क नीति मामले में राव एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस के नेता के कविता को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ने अपने नाबालिग बेटे के स्कूल परीक्षाओं के आधार बनाकर अंतरिम जमानत मांगी थी। शराब घोटाले में ईडी के रिमांड के बाद वे न्यायिक हिरासत में है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत देने का यह सही समय नहीं है। कविता ने अंतरिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने दलील दी थी कि 16 वर्षीय बेटे की परीक्षाएं हैं और उसे अपनी मां के साथ की जरूरत है। ईडी ने इस दलील का विरोध किया। एजेंसी का दावा किया था कि कविता के मामले में सबूतों को नष्ट करने और गवाहों को प्रभावित करने में कोई असर नहीं छोड़ी है। एजेंसी ने आरोप लगाया था कि कविता साउथ ग्रुप के प्रमुख सदस्य हैं, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के एक बड़े हिस्से में के बदले में दिल्ली सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप है। 46 वर्षीय कविता को बीआरएस समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के बीच 15 मार्च को उनके बंजारा हिल्स आवास से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अगले दिन उन्हें 7 दिन ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था। बाद में उनकी हिरासत को 3 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। उन्हें पिछले मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अगली खबर, अर्थशास्त्री परकाला प्रभाकर ने दावा किया है कि अगर बीजेपी को इस साल हो रहे लोकसभा चुनाव में जीत मिलती है तो देश में दोबारा चुनाव नहीं होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति पराकल का यह बयान सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। खुद देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने परकाला प्रभाकर के बयान का वीडियो शेयर किया है। उन्होंने यहाँ तक दावा किया है कि मणिपुर जैसी स्थिति पूरे देश में भी हो सकती है। कांग्रेस ने परकाला के 1.50 मिनट के वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए कहा है कि 2024 में अगर फिर से मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो फिर भी कभी चुनाव देश में नहीं होंगे। देश का संविधान बदल जाएगा। मोदी खुद लाल किले से हेट स्पीच देंगे और लद्दाख मणिपुर जैसी स्थिति पूरे देश में बन जाएंगे। परकला प्रभाकर पार्टी ने आगे कहा कि परकला जी जाने माने अर्थशास्त्री हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति हैं। दरअसल अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया है, जहां उनसे सवाल किया कि अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी तो क्या होने वाला है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो ऐसी संभावना है कि फिर आप एक और चुनाव की उम्मीद नहीं कर सकते। 2024 के चुनाव के बाद अगर ये सरकार वापस आती है तो उसके बाद चुनाव होगा ही नहीं। परकला ने आगे भी कहा कि अभी आपके पास जो देश का संविधान और नक्शा है ये पूरी तरह से बदल जाएगा। आप इसे पहचान भी नहीं पाएंगे। आपको भी पाकिस्तान भेजने, इसे मारने या भगाने की बात जो धर्म सांसद जैसी गवाहों को सुनाई दे रही हैं, वे बातें आप लाल किले से सुनेंगे। शास्त्री ने कहा कि इस तरह की बातों को लेकर एकदम खुला खेल होगा, यह सबसे बड़ा खतरा है। अगली खबर, केरल के तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच वोटिंग से पहले ही जुबानी जंग जारी हो गई है। यहां से कांग्रेस के 3 बार सांसद और मौजूदा प्रत्याशी शशि थरूर ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर को खुली बहस की चुनौती स्वीकार कर ली है। शशि थरूर ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए दावा किया है कि बहस से भाजपा बच रही है। उन्होंने कहा, हाँ मैं बहस करने का स्वागत करता हूँ, लेकिन तिरुवनंतपुरम के लोग जानते हैं कि अब कौन बहस से बचता रहा है। आइए राजनीति और विकास में बहस करें। तिरुवनंतपुरम के सांसद और ने अपने एक्स पर पोस्ट किया कि आइए हम बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और भाजपा के 10 वर्षों की नफरत की राजनीति के प्रचार पर बहस करें। थरूर ने कहा कि आइए हम तिरुवनंतपुरम के विकास और पिछले 15 वर्षों से जो हमने प्रगति की है उसके बारे में भी चर्चा करें। थरूर ने अपने पोस्ट के साथ कांग्रेस नेता चंद्रशेखर को चुनौती की क्लिप भी साझा की है। वहीं राजीव चंद्रशेखर ने कहा
कि मैं विचारों और विकास और किसका ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर रहा इस पर बहस करने के लिए तैयार हूं। मैं शुरू से ही यही कहता रहा हूं। थरूर ने 2009 में आम चुनाव के केरल की त्रिपुरातम सीट से चुनावी शुरुआत की थी और जीत हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने 2014-2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भी यहां से कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन यहां पर काफी रोमांचक मुकाबला रहा था। शशि थरूर और चंद्रशेखर के अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज पनियन रविनंदन भी तिरुवनंतपुरम सीट पर ताल ठोक रहे हैं। तिरुवनंतपुरम केरल के 20 लोकसभा क्षेत्रों में से एक है। सभी सीटों पर दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को मतदान होना है। अगली खबर, लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का नया नारा लॉन्च करने जा रही है। इसका स्लोगन होगा जेल का जवाब वोट से। आपकी कैंपेन वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सलाखों के पीछे दिखाया गया है और इस तस्वीर के नीचे लिखा है जेल का जवाब वोट से। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का प्रवर्तन निदेशालय ने राष्ट्रीय राजधानी आबकारी नीति मामले में 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया है। इसके बाद ईडी ने 22 मार्च को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 2 बार ईडी कस्टडी में भेजा। दिल्ली के सीएम की जमानत याचिका पर तीसरी बार सुनवाई के दौरान उन्हें कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। न्यायिक हिरासत के दौरान उन्हें पत्नी सुनीता केजरीवाल, वकील सहित 6 लोगों के नियमानुसार मिलने की इजाजत भी मिली है। 15 अप्रैल को सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत समाप्त होनी है। उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई भी होनी है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जमानत पाने के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन दोनों जगह से उन्हें निराशा हाथ लगी थी। आम आदमी पार्टी का लोकसभा चुनाव स्लोगन लॉन्च होने से पहले पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अगली खबर, इलेक्टोरल बॉन्ड पर आप के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है, टैक्स में भी छूट दी गई है। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद है कि उन्होंने पूरा डेटा जनता के सामने रखा गया है। मैं जो खुलासा कर रहा हूं उसकी पूरी श्रृंखला यह है कि 33 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 7 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा उठाया है और भाजपा को 450 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। 17 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने तो शून्य टैक्स चुकाया है या फिर उन्हें टैक्स की छूट मिली है। 6 कंपनियों ने भाजपा को 600 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। एक कंपनी ने अपने मुनाफे से 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। एक ऐसी कंपनी जिसने अपने मुनाफे के 93 गुना दान दिया है। 3 कंपनियां हैं जिन्होंने 28 करोड़ रुपए का चंदा दिया है और शून्य कर भुगतान किया है। आखिरी खबर, शिवसेना यूबीटी के नेता अमोल कीर्तिकार को कोरोना काल में हुई कथित खिचड़ी घोटाले के में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने बुलाया है। कीर्तिकार को सोमवार को मुंबई स्थित ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए पहुंचे हैं। शिवसेना यूबीटी नेता को ऐसे समय में घोटाले की जांच के लिए पूछताछ के लिए बुलाया गया है जब कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। पार्टी ने उन्हें मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार भी बनाया है। खिचड़ी घोटाला कोविड महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों को खिचड़ी बांटने में दिए गए कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ियों को लेकर हुआ है। इस मामले में जब पुलिस शिकायत दर्ज हुई थी तो पता चला है कि बृहन नगर पालिका यानी कि बीएमसी के साथ 6 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम की धोखाधड़ी हुई है। खिचड़ी का कॉन्ट्रैक्ट फोर्स 1 मल्टी सर्विसेज नाम की कंपनी को दिया गया था। इस केस में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा कीर्तिकार से पहले भी पूछताछ कर चुकी है। वहीं ईडी की तरफ से केस में पूछताछ के लिए अमोल कीर्तिकार को 27 मार्च को समन भेजा गया था। ये गौर करने वाली बात ये भी है कि उद्धव ठाकरे की गुट वाली शिवसेना ने उन्हें मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार भी बनाया है। इसके कुछ घंटों के भीतर ही उन्हें जांच एजेंसी का बुलावा भी आ गया। यही वजह रही है कि शिवसेना ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए जांच एजेंसी के दुरुपयोग की बात फिर से दोहराई है। अमोल कीर्तिकार के बेटे हैं। अमोल गजानन कीर्तिकार के बेटे हैं जो मुंबई नॉर्थ वेस्ट से सांसद हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।